तो क्रिया टॉपिक चल रहा था हमारा, और क्रिया टॉपिक में हमने आपको बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ हमने बताया था कि क्रिया की जो उत्पत्ति होती है वो धातु से होती है, और धातु से किस प्रकार से होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इन डिटेल में बता दी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था क्रिया के भेदों के बारे में। तो क्रिया के जो भेद थे उसमें हमने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद थे उसमें हमने आपको दो क्रियाएं बताई थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के हमने आपको दो पार्ट बताए थे। सबसे पहला था आपका एक कर्मक और दो कर्मक, ठीक। इसके बाद हमने आपको अकर्मक क्रिया के बारे में तीन पार्ट बताए थे, गत्यात्मक, अवस्था बोधक और अपूर्ण बोधक। तो ये तीन प्रकार हमने आपको बताए थे। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो दूसरा प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद जो थे वो हमने आपको टोटल 10 प्रकार बताए थे, और उनको हमें एक एक करके इन डिटेल समझना है। तो सबसे पहला हम समझते हैं सामान्य क्रिया। ये सामान्य क्रिया क्या होता है? देखिए, जब क्रिया का सामान्य रूप से सिर्फ एक बार प्रयोग हो, यानी कि जब किसी क्रिया का सामान्य रूप से सिर्फ एक बार प्रयोग हो, जैसे कि अभी आपको समझ ना आ रहा हो तो ऐसे ट्रिक से समझते हैं। तो ट्रिक क्या होगी, देखिए यहाँ पर एक कर्ता प्लस क्रिया, या तो होगा आपका एक कर्ता और एक क्रिया, या फिर होगा आपका एक कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। यहाँ पर या तो आपका एक कर्ता और एक क्रिया होगा, या फिर एक कर्ता एक क्रिया और एक कर्म होगा। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, राम हंसा, ठीक, या नाचा, या नहाया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए कुछ भी आप लगा लीजिए, राम हंसा या राम नाचा या राम नहाया। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक कर्ता है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता है, ठीक। इसके बाद हंसा, ये एक क्रिया है, ठीक। या तो आप ये क्रिया लगाइए या ये क्रिया लगाइए या फिर ये क्रिया लगाइए, ये वाक्य यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि राम हंसा एक वाक्य ये बना, राम नाचा दूसरा वाक्य ये बना, राम नहाया तीसरा वाक्य ये बना। तो इस प्रकार से ये तीनों ही वाक्य क्या हैं, आपके सामान्य क्रिया के वाक्य हैं। इसके बाद सीता ने खाना खाया, या सीता ने कपड़े धोए। यहां पर देखिए सीता एक कर्ता है यहां पर, ठीक। यहां पर देखिए धोए या खाया ये एक क्रिया है, ठीक। इसके बाद कपड़े ये कर्म, इसके बाद यहां पर खाना ये एक कर्म के रूप में आएगा, ठीक। तो यहां पर देखेंगे एक कर्ता एक कर्म और एक क्रिया, ठीक। यहां पर एक कर्ता एक कर्म और एक क्रिया। तो इस प्रकार के वाक्य जब कभी भी आपको दिखेंगे और यहां पर ऑप्शन में आपको दिखता है कि यहां पर सामान्य क्रिया ऑप्शन में है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सामान्य क्रिया को ही टिक करोगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया देखते हैं, दूसरा सहायक क्रिया। ये काफी बार पूछी जाती है। देखिए बहुत ही इजी होती है। जो क्रिया मुख्य या मूल क्रिया को पूर्ण होने में सहायता करे, ठीक। जो क्रिया मुख्य या मूल क्रिया को पूर्ण होने में सहायता करती है उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे कि राम हंसा था, ठीक।
दूसरा वाक्य ले लीजिए, राम हंसता है। ठीक, इसके बाद तीसरा वाक्य ले लीजिए, राम हंसेगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो क्रिया है ये कहलाती है आपकी सहायक क्रिया था। यहाँ पर है और यहाँ पर गा। किस प्रकार से? हंस, हंस जो क्रिया है, राम हंस, यहाँ पर हंस तक आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी हम कहना चाहते हैं तो उसका अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से आ रहा है, तो पूर्ण रूप से अर्थ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गा लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपकी मेन वर्ब है इसको कंप्लीट होने के लिए गा की आवश्यकता है, तभी इसका अर्थ जो होगा वो कंप्लीट हो पाएगा। जैसे कि राम हंस, यहाँ पर अर्थ कंप्लीट नहीं है, राम हंसेगा, राम हंसेगा, तब यहाँ पर अर्थ कंप्लीट हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए, राम हंसता, यहाँ पर अर्थ जो है वो कंप्लीट नहीं है, राम हंसता है, यहाँ पर अब अर्थ क्या है? कंप्लीट है। तो इस प्रकार से ये था, थी, थे, है और यहाँ पर ये गा, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके सहायक क्रिया कहलाते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रकार है हमारा सजातीय क्रिया। तो ये सजातीय क्रिया क्या होता है? वाक्य में जब क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से बने हों, यानी कि क्रिया और कर्म दोनों का जो धातु होगा वो एक ही होगा। यानी धातु के बारे में हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ही अच्छे से समझा दिया था। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रिया का निर्माण भी धातु से होता है। यदि किसी ने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने खाना खाया। ठीक, या खेल खेला, या फिर लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है इसमें देखिए, राम ने खाना खाया ये क्रिया लगा लीजिए, या फिर अंत में खेल खेला या फिर लड़ाई लड़ी। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है? ये खाना क्या है? यहाँ पर खा जो है वो एक धातु है। देखिए यहाँ पर ये क्या है? खाना, और यहाँ पर क्या है? खाया। तो ये खाया जो है वो क्या है? आपका क्रिया, और खाना जो है वो क्या है? आपका कर्म, और खा धातु, यहाँ पर भी खा धातु। इसी प्रकार से यहाँ पर खे धातु और यहाँ पर भी खे धातु। यहाँ पर ये जो खेल है ये आपका क्या है? कर्म है, और ये क्या है? खेल, यहाँ पर क्रिया है। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लड़ा और ये लड़ा, ये लड़ा और लड़ा, ये लड़ा, यहाँ पर ये क्या है? आपका ये लड़ाई, यानी कि ये क्या बन जाएगा? आपका एक कर्म बन जाएगा। और लड़ी, लड़ी ये क्या हो जाएगा? आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक, तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। देखिए दोनों ही क्या हैं? समान धातु हैं, दोनों ही समान धातु हैं, और दोनों ही क्या हैं? समान धातु हैं। तब समान धातु से क्रिया और कर्म दोनों ही बनते हैं, तब क्या होता है वहां पर? हमारा सजातीय क्रिया। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा संयुक्त क्रिया। ठीक, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? संयुक्त क्रिया। अब ये संयुक्त क्रिया क्या होती है इसे ध्यान से समझते हैं। ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी हो, लेकिन उन क्रियाओं को एक
साथ रखने पर ही अपना सही अर्थ दे। सही अर्थ दे। अलग अलग करने पर, अलग अलग करने पर सही अर्थ ना दे पाए। ठीक, ना दे पाए। देखिए ध्यान से समझिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर जो बनती है उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एक होती है आपकी संयुक्त क्रिया और एक होती है आपकी यौगिक क्रिया। यहाँ पर जो संयुक्त क्रिया होती है वो ऐसी क्रिया होती है जो दो क्रियाओं से या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बन रही है। तो यदि उन क्रियाओं को एक साथ ही हम प्रयोग करते हैं तभी उसका सही अर्थ निकल पाता है। लेकिन यदि हम उसको उन क्रियाओं को अलग अलग कर दें, यानी कि हम उन क्रियाओं को अलग अलग प्रयोग करें, तो उसका बिल्कुल सही जो सटीक अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ नहीं निकल पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, राम ने अपना कार्य पूरा कर लिया। देखिए यहाँ पर जब कभी भी अर्थ की बात आती है कि अर्थ जो निकल रहा है उसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं हैं, एक है कर और एक है लिया। ये दोनों ही एक साथ प्रयोग की जाती हैं, कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम एक क्रिया को यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर पूरा अर्थ निकल पाएगा। देखिए राम ने अपना कार्य पूरा कर, नहीं निकल पा रहा है। यदि हम इसको क्रॉस करने के स्थान पर यदि इसको क्रॉस कर देते हैं, इसे ले लेते हैं, तब क्या होता है? राम ने अपना कार्य पूरा लिया। तो यहाँ पर यदि हम दोनों को एक साथ लेते हैं तभी अर्थ पूरा निकल पाएगा। यदि हम दोनों को एक साथ पूरा नहीं लेंगे तो अर्थ पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। देखिए जो अर्थ होता है उसको हमेशा ही आपको इस प्रकार से समझना है कि जो हम कहना चाहते हैं, यानी कि जो वाक्य कहना चाहता है वह अर्थ सटीक निकलना चाहिए। यदि जैसे कि मान के चलिए, यदि बात की जा रही है खाने पीने दोनों की, यदि खाने और पीने दोनों की बात की जा रही है, तो यदि वहाँ पर यदि हम केवल एक ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं कि खाना प्रयोग किया, लेकिन उससे हमारा पीना वाला जो अर्थ है वो तो नहीं आ पाएगा। लेकिन खाना और पीना यदि दोनों को एक साथ प्रयोग करते हैं तभी वहाँ पर जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा खाना पीना दोनों का। इसी प्रकार से आप समझिए, जब कभी भी आपको जो अर्थ देना है यदि वो अर्थ पूर्ण रूप से निकलेगा तभी वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी संयुक्त क्रिया। यदि इन दोनों को एक साथ लिया जा रहा है तभी अर्थ पूरा निकल रहा है। यदि इन दोनों में से किसी भी एक क्रिया को अलग कर दिया जाए और अर्थ पूरा ना निकले तो भले ही उस शब्द से अर्थ पूरा निकल रहा हो, लेकिन वो निकल किसका रहा है? वो दूसरे शब्द का निकल रहा है। यानी कि यदि हम खाने और पीने की बात कर रहे हैं तो यानी कि खाने और पीने यदि दोनों की बात करेंगे तो दोनों का अर्थ तब निकलेगा तब खाने और पीना दोनों क्रिया लेंगे। यदि यहाँ पर हमने एक खाना क्रिया छोड़ दिया और पीना क्रिया ले लिया, अर्थ पूरा निकल रहा है, किसका निकलेगा? लेकिन पीना का निकलेगा। लेकिन पीने का अर्थ हमें पूरा नहीं लेना है, हमें अर्थ पूरा किसका लेना है? खाना और पीना दोनों का। तो यहाँ पर हमें हमेशा ही वाक्य में एक ही चीज़ देखनी है कि जब कभी भी वाक्य में अर्थ पूरा होने की बात आएगी तब आप सिर्फ एक ही चीज़ देखोगे कि दोनों जो वाक्य कहना चाहता है वो अर्थ पूरा निकल रहा है या नहीं। ठीक, यदि इस प्रकार से और क्रिया देखी जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर, कूद गया, चढ़ गया, फिसल गया, चल दिया। तो इस प्रकार से जितनी भी आपकी क्रियाएं होंगी, जो दो क्रियाएं एक साथ होंगी तो वो क्या होगा? आपका यहाँ पर संयुक्त क्रिया। तो जहाँ पर चौथा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है हमारा संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया के टोटल आपके 12 भेद होते हैं और उन 12 भेद को हमें टोटल ही पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तब आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, तब आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं होती। ठीक, तो हमको टोटल 12 भेद जो होते हैं संयुक्त क्रिया के वो भी हमें पढ़ने हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है संयुक्त क्रिया के भेद, और संयुक्त क्रिया के टोटल आपके 12 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहले 3 पॉइंट देख लेते हैं। आरंभ बोधक, जहां कार्य के
आरंभ होने का बोध हो। ठीक, जहां कार्य के आरंभ होने का बोध होगा वो क्या होगा? आपका आरंभ बोधक क्रिया। तो एग्जांपल से समझते हैं। राम पढ़ने लगा या चलने लगा या हंसने लगा या रोने लगा। आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक, यहां पर देखिए कार्य के आरंभ होने का बोध होना चाहिए। देखिए राम पढ़ने लगा, चलने लगा, हंसने लगा, रोने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? कार्य के आरंभ होने का बोध हो रहा है। हमेशा कभी भी आप समझोगे तो हमेशा ही वाक्य को उसके भाव से समझोगे। जब कभी भी आप कार्य को, यदि कि क्रिया को भाव से समझोगे तभी क्रिया का एक सही अर्थ निकल पाएगा। यदि यहाँ पर देखिए पढ़ना जो क्रिया है वो काफ़ी प्रकार से प्रयोग की जाती है, लेकिन हमेशा ही हमको जब कभी भी क्रिया के लिए ये देखना है कि क्रिया के कौन सा रूप है ये, तो हमेशा ही क्रिया जो लगी है किस वाक्य में लगी है उस वाक्य को पूर्ण अर्थ में देखना है हमें। जब पूर्ण अर्थ में देखेंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि ये क्रिया किस रूप में है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इससे समझते हैं समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक में क्या होगा? जब कार्य के समाप्त होने का बोध हो। ठीक, जब कार्य के समाप्त होने का बोध हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। राम पढ़ चुका। ठीक, राम पढ़ चुका या खेल चुका या इसे ले लेते हैं पहुंच चुका या हंस चुका या रो चुका। अब देखिए ये सारी ही क्रियाएं हैं जो कि क्रियाएं इसमें भी प्रयोग हो रही हैं और इसमें भी प्रयोग हो रही हैं। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कभी भी वाक्य को आपको ये देखना है कि इस वाक्य में जो क्रिया है वो किस रूप में है, तो आप पूर्ण वाक्य का ही अर्थ निकालिए। पूर्ण वाक्य का ही अर्थ निकालोगे तब आप सही प्रकार से पहचान कर पाओगे कि वाक्य में जो क्रिया है वो किस रूप में है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पढ़ क्रिया है और यहाँ पर भी एक पढ़ना क्रिया है, तो राम पढ़ चुका यहाँ पर ये समाप्ति बोधक बता रहा है और राम पढ़ने लगा ये यहाँ पर आरंभ बोधक बता रहा है। ठीक, तो आपको हमेशा ही पूर्ण वाक्य का अर्थ निकालना है, तभी आप क्रिया का रूप पहचान पाओगे कि ये क्रिया किस रूप में है। जैसे कि खेल चुका, पहुंच चुका, हंस चुका, रो चुका, गा चुका, नाच चुका, जो भी आपकी जितनी भी क्रियाएं होंगी इस प्रकार की वो किस में आएंगी? समाप्ति बोधक में। इसके बाद है आप आकस्मिकता बोधक। देखिए आकस्मिकता बोधक जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? अचानक क्रिया का होना। अचानक क्रिया का होना या अचानक कार्य का होना। जैसे कि राम के बीमार होने की खबर सुनकर राधा चल दी या चल पड़ी। ठीक, आप कुछ भी कह सकते हो। देखिए ध्यान से समझिए, जो क्रिया जो होगी वो अचानक से होगी, वही क्रिया कहाँ पर आएगी? आपकी आकस्मिकता बोधक में। जैसे कि राम के बीमार होने की खबर सुनकर राधा चल दी, चल पड़ी। इस प्रकार से ये जो सारी क्रियाएं होंगी वो किस में आएंगी? आपकी आकस्मिकता बोधक में। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो चौथा, पांचवा और छठवां पॉइंट है, पहला है आपका नित्य बोधक। तो नित्य बोधक क्या होती है? जब क्रिया स्वयं से रेगुलर होती हो। जैसे कि जब क्रिया स्वयं निरंतर होती हो। ठीक, जब क्रिया निरंतर स्वयं ही होगी तब क्या होगी? वो नित्य क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया क्या होगी? जब क्रिया
निरंतर स्वयं से की जाए। ठीक, निरंतरता इस क्रिया में भी है और निरंतरता इस क्रिया में भी है, लेकिन अंतर कहाँ पर आता है कि नित्य बोधक जो क्रिया होगी वो उसमें जो क्रिया होगी वो स्वयं से होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अभ्यास बोधक क्रिया में जो निरंतर क्रिया तो होगी लेकिन वो स्वयं से करनी होगी। ठीक, और यहाँ पर ये स्वयं ही हो जाएगी। इसमें अतिशयता बोधक, तो अतिशयता बोधक में क्या होगा, जैसे कि आपने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर बोलना जो होता है वो क्या होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, जिसे हम अंग्रेजी में हाइपरबोल भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर क्या होगा, अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक, अब ध्यान से समझिए, एग्जांपल से समझते हैं। नित्य बोधक, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रही। ठीक, देखिए लगाती और रही ये दोनों ही क्या है, क्रिया है। तब क्रिया संयुक्त क्रिया तब बनेगी, तब आपकी दो क्रियाएं एक साथ होंगी तभी आपकी संयुक्त क्रिया बनेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लगाती है इस प्रकार से यदि आप करते हो तो वो आपकी संयुक्त क्रिया नहीं बनेगी, लेकिन लगाती रही इस प्रकार से करते हो तभी आपकी संयुक्त क्रिया बनेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सूर्य या चांद प्रतिदिन अस्त या उदय होते रहे। ठीक, अब देखिए यहां पर सूर्य या चांद कुछ भी आप ले सकते हो, प्रतिदिन अस्त भी ले सकते हो या उदय भी ले सकते हो, किसी प्रकार से वाक्य आ सकता है। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है या सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है, या फिर इसी प्रकार से चांद के बारे में बोला जाए। ठीक, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। पेड़ के पत्ते हिलते रहे। ठीक, पेड़ के पत्ते हिलते रहे। ठीक, यहां पर क्या होगा कि देखिए पेड़ के जो पत्ते हैं रेगुलर हिलते ही रहेंगे। देखिए हवा हमेशा ही चलती रहती है तो पेड़ के पत्ते तो हिलते ही रहेंगे। तो जो रेगुलर जो क्रिया अपने आप होती है जो किसी के द्वारा ना की जाए तब वहां पर क्या होगा आपका नित्य बोधक। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास बोधक में क्या होगा, इसे समझिए। इसमें क्रिया क्या होगा कि दूसरों से कराई नहीं जाएगी, सॉरी स्वयं से नहीं होगी, वह खुद से ही करनी होगी। जैसे कि राम प्रतिदिन इस पार्क में खेलता रहता है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देते हैं। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते रहते हैं। ठीक, ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं अतिशयता बोधक। ठीक, इसमें क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, तो बढ़ा चढ़ाकर इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल, मैंने तुमसे हजारों या लाखों बार कहा होगा। ठीक, मैंने तुमसे हजारों या लाखों बार कहा होगा। देखिए कहना और होना दोनों ही यहाँ पर क्रिया हैं, तो क्या बनी आपकी संयुक्त क्रिया। देखिए मैंने तुमसे हजारों या लाखों बार कहा होगा, या फिर आप हजारों ले सकते हो या फिर लाखों ले सकते हो। तो कोई भी बात इस प्रकार से हजारों या लाखों बार नहीं कही जाती, 2-3 बार भी बोलते हैं तो भी वो क्या बोल देते हैं कि मैंने तुमसे हजारों बार कहा था, 100 बार भी मैंने तुमसे कहा था। तो इस प्रकार से जो बोला जाता है वो क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें
बूढ़ी हो गई। ठीक, यहाँ पर देखिए होना एक क्रिया है और एक गया ये भी एक क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया बनी। देखिए बेटा तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें बूढ़ी हो गई। तो देखिए जो आंखें हैं, अब जब बच्चा जब कभी भी पैदा होता है तो बच्चा आंखें जो होती हैं वो स्टार्टिंग से ही होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंतजार वो बचपन से ही कर रही है, तो उसमें क्या है कि जब इंतजार करना स्टार्ट किया तो वो समय ऐड नहीं किया जा रहा है, और इंतजार करने से पहले तक का समय ऐड किया जा रहा है। जैसे कि इंतजार करते करते मेरी आंखें बूढ़ी हो गई, यानी कि आंखें स्टार्टिंग में तो सही ही थी ना, लेकिन इंतजार करना बाद में स्टार्ट किया, तब बाद की बातें पहले से ही स्टार्ट की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक आपने 6 पॉइंट अच्छे से समझ लिए होंगे। इसके बाद जो 6 पॉइंट हैं इसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, और जो आपके क्रिया के जो और भी आपके पॉइंट हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।